हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स लर्निंग पॉइंट में। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमने एस्टेट की तैयारी शुरू कर रखी है और एस्टेट में कुछ टॉपिक हमने डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में। तो आज हमारा एक टॉपिक है जो जिसमें से आपके एस्टेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो है हमारा टॉपिक मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम। यानी आज हम जानेंगे नेशनल इनकम के बारे में। तो नेशनल इनकम एक बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है। इसमें से ये मान के चलिए 3-4 क्वेश्चन आपके पीजीटी इकोनॉमिक्स के एस्टेट में पूछे जाएंगे, क्योंकि हर बार ऐसा होता है, तो इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो नेशनल इनकम में मैंने बिल्कुल फोकस किया है कि जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन क्वेश्चंस को मैंने फोकस करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम क्या होती है, यानी राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है। अब आप सभी को पता होगा कि जो हमारा प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन के 4 फैक्टर्स होते हैं। यानी उत्पादन के कितने साधन होते हैं? 4, जो मैंने लिख दिए हैं। लैंड यानी भूमि, लेबर यानी श्रम, और कैपिटल यानी पूंजी, और इंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी। ये 4 साधन होते हैं किसके? प्रोडक्शन के। इन चारों साधनों को मिलने वाली आय का जोड़ क्या कहलाती है? राष्ट्रीय आय कहलाती है। समझ में आई बात? यानी प्रोडक्शन के जो 4 साधन होते हैं, उत्पादन के जो 4 साधन होते हैं, इन चारों साधनों को मिलने वाली आय का जोड़ क्या कहलाती है? राष्ट्रीय आय कहलाती है। यानी समीशन ऑफ फैक्टर इनकम, दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। अब आपको पता है लैंड को इनकम क्या प्राप्त होती है? रेंट, यानी भूमि को क्या दिया जाता है? लगान। लेबर यानी श्रमिक, यानी जो श्रम काम करते हैं उनको क्या मिलती है? वेज यानी मजदूरी। और कैपिटल, जब हमारे किसी भी प्रोडक्शन के काम में लगी होती है तो उसको क्या मिलता है? इंटरेस्ट यानी ब्याज। पूंजी को क्या मिलता है? ब्याज। इंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी जो होते हैं, उद्यमी को वो काम करते हैं, उसके बदले में उनको क्या मिलता है? प्रॉफिट। तो हमने क्या कहा? समीशन ऑफ फैक्टर इनकम, दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। अब ये फैक्टर की इनकम हमने यहाँ पर देख ली है। लैंड को क्या, लेबर को क्या, कैपिटल को क्या, इंटरप्रेन्योर को क्या। इन चारों इनकम्स को अगर हम जोड़ दें, रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को टोटल कर दें, तो हमारी क्या बनेगी? नेशनल इनकम बनेगी, जिसको हम क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय कहेंगे। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। ये थी हमारी नेशनल इनकम। इसके एक और वे से भी डिफाइन करते हैं, वो थोड़ा सा अलग वे है। जैसे एक अकाउंटिंग ईयर्स के अंदर, यानी एक लेखा वर्ष में, ध्यान से सुनिएगा, एक लेखा वर्ष के अंदर घरेलू सीमा में, हमारी जो घरेलू सीमा है उसके अंदर प्रोड्यूस की गई, उत्पादित की गई अंतिम यानी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट प्राइस का समेशन क्या कहलाता है? नेशनल इनकम। यानी इन 4 फैक्टर्स के द्वारा हमारी घरेलू सीमा में एक अकाउंटिंग ईयर्स में जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया गया, उनकी मार्केट प्राइस का, मार्केट वैल्यू का समेशन भी क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है, नेशनल इनकम कहलाता है। ओके, अब उसके बाद नेशनल इनकम की हमने कंसेप्ट को डिस्कस करना है इस वीडियो में। तो कंसेप्ट को जानने से पहले कुछ मेन पॉइंट्स हैं, उसके ऊपर फोकस करना है, उसको आपने ध्यान रखना है, फिर आप कोई भी कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो वो क्या है? वो पॉइंट मैंने लिख दिए हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। जैसे एक होता है ग्रॉस प्रोडक्ट, सकल उत्पाद, और एक होता है नेट प्रोडक्ट यानी शुद्ध उत्पाद। इनमें डिफरेंसेस क्या है? आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि ग्रॉस प्रोडक्ट यानी सकल, कुल उत्पाद के अंदर, यानी ग्रॉस वर्ड आपको जहां भी मिले उसके अंदर डेप्रिसिएशन इन्वॉल्व होगा। उसके अंदर क्या इंक्लूड होगा? डेप्रिसिएशन यानी मूल्य ह्रास उसके अंदर होगा ही होगा। बट नेट प्रोडक्ट के अंदर नहीं होता। जब शुद्ध वर्ड आपको देखने को मिल जाए तो उसमें आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। सकल यानी ग्रॉस प्रोडक्ट है, उसके अंदर डेप्रिसिएशन होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद बात आती है नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी राष्ट्रीय उत्पाद और घरेलू उत्पाद। यानी डोमेस्टिक से बाहर की जब हम बात करें, जैसे हमारे डोमेस्टिक के अंदर क्या है? हमारे ही लोग, हमारे जो आदमी, व्यक्ति जो काम कर रहे हैं हमारे यहाँ पर घरेलू सीमा के अंदर, वो डोमेस्टिक है। लेकिन हमारे जो लोग हैं जो फॉरेन कंट्री में जाकर, विदेशों में जाकर अपना कार्य करते हैं और वहाँ से इनकम कमा के हमारे देश में लेकर आते हैं,
तो वो क्या बन जाता है, नेशनल बन जाता है, यानी वो नेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं। और दूसरा, और फॉरेन कंट्री के जो लोग हैं वो भी हमारे यहाँ पर काम करते हैं और वो भी यहाँ से इनकम कमा के अपने देश में लेकर जाते हैं। तो ये जो था ये है नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। ये जब डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर ऐड हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, नेशनल बन जाता है। अब NFIA यानी नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको क्लियर हो गया। हमारे देश के लोग बाहर काम करके आए, वो पैसा कमा के कहाँ लेके आए, अपने देश में, और दूसरे देश के लोग हमारे देश में काम कर रहे हैं, वो पैसा कमा के अपने देश में लेकर जाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं X एंड X माइनस M, ये क्या होता है, नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये नेशनल के अंदर पाई जाती है, डोमेस्टिक में नहीं होती। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसके ऊपर आपको फोकस करना है कि डोमेस्टिक वर्ड जब आपको देखने को मिले तो उसमें NFIA नहीं होगी, और जो नेशनल है उसके अंदर पाई जाती है, उसके अंदर इंक्लूड होती है क्या, नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर हुआ दूसरा पॉइंट। उसके बाद आता है तीसरा, एक होती है मार्केट प्राइस, बाजार कीमत, और दूसरा है फैक्टर कॉस्ट यानी साधन लागत। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, जब मार्केट प्राइस आपको देखने को मिले तो उसमें इंक्लूड होता है क्या, इनडायरेक्ट टैक्स। बाजार कीमत के अंदर इन्वॉल्व है, इंक्लूड है क्या, इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन जो फैक्टर कॉस्ट है, साधन लागत है, उसके अंदर इंक्लूड होती है क्या, सब्सिडी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, यानी फैक्टर कॉस्ट के अंदर सब्सिडी इंक्लूड है और मार्केट प्राइस के अंदर क्या इंक्लूड है, इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड है। क्लियर हुआ, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आता है फैक्ट्री इनकम, और एक होती है ट्रांसफर इनकम, साधन आय, और दूसरा है हस्तांतरित आय। क्लियर हुआ, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। ओके, इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। अब बात आती है कि फैक्ट्री इनकम क्या होती है। फैक्ट्री इनकम वो है जो इनकम फ्रॉम वर्क, यानी कोई ना कोई काम किया हमने, कोई ना कोई सर्विस दी, उसके बदले में जो कुछ हमने कमाया, वो क्या होती है हमारी फैक्ट्री इनकम। जैसे लैंड लगा, लैंड को क्या मिली, रेंट, लेबर को वेज, कैपिटल को इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिला। इसी प्रकार कोई भी काम करके, कोई भी सर्विस देके जब हमें इनकम प्राप्त होती है तो वो क्या कहलाती है, फैक्ट्री इनकम कहलाती है। क्लियर हुआ। अब बात है ट्रांसफर इनकम की, हस्तांतरित आय की। तो हस्तांतरित आय क्या होती है, इनकम फ्रॉम विदाउट वर्क, वो इनकम जो जिसके लिए हमने कोई भी काम नहीं किया, विदाउट वर्क हमें इनकम प्राप्त हो गई, उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसफर इनकम कहेंगे। क्लियर हुआ। वो कैसे, जैसे हम कोई काम नहीं करते, जैसे वृद्ध लोग हैं वो कोई काम नहीं करते और उनको हमारी गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करती है, बुढ़ापा पेंशन देती है। जैसे छात्रों को स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति प्रोवाइड करती है, वो उसके लिए कोई काम नहीं करते, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट के द्वारा इनकम प्रोवाइड की जाती है। उनका कोई भी काम उन्होंने नहीं करवाया उससे, फिर भी उनको इनकम प्राप्त हो गई, तो वो क्या कहलाती है, ट्रांसफर इनकम कहलाती है, हस्तांतरित आय कहलाती है। ओके, उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब बात आती है नेशनल इनकम के अंदर जो मेन कंसेप्ट है, हमारी मेन कंसेप्ट है वो है जीडीपी एट एमपी, यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये क्या चीज होती है, सबसे पहले इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या चीज है। ओके, तो ये क्या है, एक हमारा लेखा वर्ष, अकाउंटिंग ईयर्स हैं, घरेलू सीमा के अंदर जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी क्वांटिटी, फाइनल ध्यान रखना है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटी कितनी है और उसकी मार्केट प्राइस का समेशन। समझ में आया। हमारी घरेलू सीमा में लेखा वर्ष के अंदर हमारे देश के जो निवासी उनके द्वारा उत्पादित, प्रोड्यूस की गई फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, अंतिम वस्तु और सेवा की मार्केट प्राइस का समेशन क्या कहलाता है, जीडीपी एट एमपी। क्लियर हुआ। तो इट मींस क्या है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को हमने क्या लिख दिया, क्यू से डिनोट कर दिया, और मार्केट प्राइस को पी से डिनोट कर दिया। तो हमारा जीडीपी एट एमपी क्या बना, पी इंटू क्यू क्या है, जीडीपी एट एमपी, यानी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, मार्केट प्राइस से, तो वो क्या बन जाएगा हमारा जीडीपी एट एमपी। क्लियर हुआ। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्लियर हुआ। अब हमें इससे
नेक्स्ट कंसेप्ट बनानी है वो कैसे बनेगी, वो हमने ये जो पॉइंट डिस्कस किए हैं इनसे बनेगी। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले एनडीपी, जीडीपी से हमने क्या बनाना है, एनडीपी एट एमपी, तो यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से हमने बनाना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब जब ग्रोस के अंदर क्या होता है, डेप्रिसिएशन, और नेट में नहीं होता, तो हम ग्रोस में से जीडीपी एट एमपी में से क्या लेस कर देंगे, डेप्रिसिएशन, तो हमारा क्या बन जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्लियर हुआ? उसके बाद अब एनडीपी से हमने क्या बनाना है, एनडीपी से हमने क्या बनाना है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, यानी डोमेस्टिक से हमने क्या बनाना है, नेशनल। अब आपको पता है डोमेस्टिक में नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं होती, बट नेशनल के अंदर क्या होती है, नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूड होती है। तो हम एनडीपी से जब एनएनपी बना रहे हैं तो एनडीपी के अंदर क्या ऐड कर देंगे, एनएफआईए को ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ओके, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद अब हमने बनाना है, ये तो बन गया हमारा एनएनपी एट एमपी, अब हमें बनाना है एनएनपी एट एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी साधन लागत पर बनाना है। ये किस पे था, मार्केट प्राइस पे। अब हमें बनाना है फैक्टर कॉस्ट, यानी साधन लागत पर क्या बनाना है, एनएनपी एट एफसी, और किससे, एनएनपी एट एमपी से एनएनपी एट एफसी बनाना है। तो ये कैसे बनेगा, सबसे पहले देखिए एमपी से हमें क्या बनाना है, एफसी। एमपी के अंदर क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स, और इसके अंदर नहीं होता, तो हम सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्स इसमें से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, क्योंकि मार्केट प्राइस में ऑलरेडी है और हमें क्या बनाना है, एफसी बनाना है, तो इसमें से लेस कर देंगे क्या, इनडायरेक्ट टैक्स। दूसरा, अब एमपी के अंदर सब्सिडी नहीं होती, फैक्टर कॉस्ट के अंदर क्या होती है, सब्सिडी होती है, ये हमें पता है, तो सब्सिडी को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा ये एनएनपी एट एफसी, यानी साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। और एक बात और ध्यान में रखनी है आपको, एनएनपी एट एफसी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट ही क्या होती है, नेशनल इनकम होती है। ये में इसको एनएनपी एट एफसी से भी डिनोट किया जाता है, और यही हमारी क्या होती है, नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय होती है। ओके, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया है किसी भी कंसेप्ट को कैसे बनाना है। बस ये आप 4 पॉइंट ध्यान में रखिएगा। ग्रोस में क्या है, डेप्रिसिएशन है, नेट में नहीं है, नेशनल के अंदर एनएफआईए होती है, डोमेस्टिक के अंदर नहीं होती, मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स होता है, फैक्टर कॉस्ट में सब्सिडी होती है, फैक्ट्री इनकम क्या है, और आपको पता ही है, इनकम फ्रॉम वर्क, और ट्रांसफर इनकम क्या है, इनकम फ्रॉम विदाउट वर्क, किसी भी बिना किसी काम के जब इनकम मिलती है तो वो क्या है, ट्रांसफर इनकम होती है। ओके, तो इन चारों पॉइंट से आपने किसी भी कंसेप्ट से दूसरी कंसेप्ट को आप इजीली बना सकते हो। वो कैसे, डोमेस्टिक, ग्रॉस, नेशनल और नेट, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, इन सभी के अंदर क्या क्या होता है, क्या नहीं होता, उन चीजों को आपने ध्यान में रखना है, उससे आप अगली कंसेप्ट को बना सकते हो। अब उसके बाद बात आती है प्राइवेट इनकम की। ये तो थी नेशनल इनकम, बात है कि प्राइवेट इनकम क्या निजी आय, प्राइवेट इनकम क्या होती है। तो आपने ध्यान रखना है कि प्राइवेट इनकम यानी निजी आय क्या होती है, प्राइवेट सेक्टर रिसीव्ड इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज। जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है, एक चीज ध्यान में रखनी है, निजी क्षेत्र जो है वो सभी स्रोतों से, सभी साधनों से जो भी इनकम प्राप्त करता है, टोटल इनकम, वो उसकी क्या है, प्राइवेट इनकम होती है। उसके अलावा एनएफआईए को भी इसमें ऐड किया जाता है, यानी वो सेक्टर दूसरे देश में भी अपनी सर्विस दे रहा है, गुड्स दे रहा है, तो वहां भी पैसा कमा के लेके आ रहा है अपने देश के अंदर, तो वो सारी चीजें ऐड होती हैं किसके अंदर, प्राइवेट इनकम के अंदर। यानी प्राइवेट सेक्टर के द्वारा प्राप्त की गई सभी स्रोतों से जो आय होती है वो क्या कहलाती है, प्राइवेट इनकम। ओके, इसके अंदर क्या क्या हो सकता है वो मैं आपको बता दूं। एक तो प्राइवेट इनकम के अंदर सबसे पहले डिविडेंड होता है। आप डिविडेंड जानते ही हो, जो शेयर होल्डर होते हैं, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, और उसमें जो शेयर होल्डर प्रॉफिट का जो पार्ट शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, डिविडेंड यानी लाभांश कहते हैं। जो शेयर होल्डर हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट जो किया जाता है वो होता है डिविडेंड यानी लाभांश।
दूसरा प्रॉफिट का पार्ट बाद फर्स्ट है डिविडेंड, सेकंड होता है कॉर्पोरेट सेविंग यानी निगम बचते, यानी प्रॉफिट का एक पार्ट तो डिविडेंड के रूप में दे देती है कंपनी, सेकंड जो पार्ट है वो अपने पास बचा के रखती है, यानी वो किस लिए बचाती है, इन फ्यूचर जब उसको किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत हो तो उस समय वो उसको यूज कर सकती है। वो सेकंड पार्ट होता है किसका, प्रॉफिट का, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट सेविंग कहते हैं। थर्ड आता है कॉर्पोरेट टैक्स। अब कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, निगम कर, यानी जो कंपनी को टोटल प्रॉफिट हुआ उसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स प्रोवाइड करती है, कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट उसके ऊपर क्या लगाती है, टैक्स। तो प्रॉफिट का एक पार्ट, थर्ड पार्ट टैक्स के रूप में दिया जाता है किसको, गवर्नमेंट को। तो ये सभी टोटल, यानी जो प्राइवेट सेक्टर को जो टोटल प्रॉफिट हुआ, कंपनी को जो टोटल प्रॉफिट हुआ, वही क्या होती है, प्राइवेट इनकम होती है। क्लियर हुआ। दूसरा है पर्सनल इनकम। अब पर्सनल इनकम क्या चीज होती है, प्राइवेट इनकम तो क्या था, एक प्राइवेट सेक्टर को, कंपनी को जो भी इनकम प्राप्त हुई, बट जो पर्सनल इनकम है वो क्या है, वो किसी सिंगल पर्सन को या सिंगल फैमिली को सभी सोर्सेज से जो इनकम प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है, पर्सनल इनकम। सभी स्रोतों से सिंगल पर्सन या सिंगल फैमिली को जो इनकम प्राप्त हुई वो क्या कहलाएगी, पर्सनल इनकम, व्यक्ति का ही कहलाती है। अब इसके अंदर क्या होता है, प्राइवेट इनकम और पर्सनल इनकम में क्या डिफरेंस है। प्राइवेट इनकम क्या है, प्राइवेट सेक्टर को, और पर्सनल इनकम क्या है, किसी सिंगल पर्सन को या सिंगल फैमिली को। अब उसके अंदर क्या है, सिंगल फैमिली को क्या प्राप्त होता है, डिविडेंड होता है। सपोज करो कोई कंपनी में व्यक्ति काम कर रहा है तो उसको, उसने अपना हिस्सा दे रखा है, शेयर होल्डर है वो, तो शेयर होल्डर को क्या मिलता है, डिविडेंड। तो हम ये भी कह सकते हैं जो पर्सनल इनकम है वो इक्वल होती है किसके, डिविडेंड के। तो इसीलिए प्राइवेट इनकम में से जब हम कॉर्पोरेट सेविंग और कॉर्पोरेट टैक्स को लेस कर देते हैं, घटा देते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, पर्सनल इनकम आती है, क्योंकि क्या बच जाता है, डिविडेंड। और डिविडेंड किसके इक्वल होता है, पर्सनल इनकम के। ओके, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद है डिस्पोजेबल इनकम। नेक्स्ट है डिस्पोजेबल इनकम, यानी प्रयोज्य आय। अब प्रयोज्य क्या आय क्या होती है, पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्स जो भी उस व्यक्ति ने कमाया, पर्सनल व्यक्ति ने जो कमाया, उसमें से डायरेक्ट टैक्स लेस कर दिया। डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या होता है, इनकम टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स जो भी होता है, वो उसमें से जब हम लेस कर देंगे तो वो हमारे पास क्या बचेगी, डिस्पोजेबल इनकम, जिसको या तो कंज्यूम किया जा सकता है या सेव किया जा सकता है, या जिसको हम उपभोग पे खर्च कर सकते हैं या जिसका हम बचत कर सकते हैं। तो वो हमारी क्या होती है, डिस्पोजेबल इनकम होती है, प्रयोज्य आय होती है। ओके, उम्मीद करता हूं आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। तो ये था प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम और डिस्पोजेबल इनकम। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। आप इन सभी कंसेप्ट को जो मैंने आपको बताई हैं, इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ओके, अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।